Hello everyone. Today we shall learn chapter 3 of class 10 mathematics, pair of linear equations in two variables. तो इस चैप्टर में सीखने के लिए क्या क्या है, कैसे इसका प्रिपरेशन करना होगा, what kind of questions will come from this chapter and how much weightage they carry, each and everything we will discuss today in this one short video. So hello everyone, my name is Bitupan sir and you are watching BSCC Guwahati. So let's start. The first thing we shall learn is what is pair of linear equations. Number 2, graphical representation. And number 3, solving linear equations. And number 4, word problems. So these are the 4 points we shall discuss in this video. So I hope you will like this video and I will try to make this video very interesting. So please keep watching the video to the last point. And also if you have not subscribed to this channel, so please do subscribe, like and share this video to make it maximum reach. Thank you. So first thing, what is PLE? PLE means pair of linear equations in two variables. So this chapter is all about two variables. आई होप यू हैव रिमेंबर्ड कि क्लास 9 में तुम लोगों ने सीखा था पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हाउएवर यहाँ पे होगा टू वेरिएबल्स के बारे में. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus by plus c equals to 0. बिकॉज़ ये इक्वेशन है तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा. ऑलराइट, ax by plus c equal to 0. यहाँ पे मेन वेरिएबल्स है x एंड y. देन व्हाट इज a b c? a b and c ये तीनों है रियल नंबर्स. मतलब ये रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं. हाउएवर a and b कैन नॉट बी 0 बिकॉज़ अगर ये कोएफिशिएंट जो x में है, ये कोएफिशिएंट जो y में है, a and b, अगर ये 0 बन जाता है या 0 होता है तो 0 into x and 0 into y, then it will become 0 और यहाँ पे कुछ वेरिएबल रहेगा ही नहीं. राइट, अगर वेरिएबल नहीं रहेगा तो ये पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा. इसीलिए a and b कैन बी एनी रियल नंबर बट नॉट 0. ये बात हमेशा याद रखना. एंड क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेयर बोल रहे हैं, पेयर का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस होगा. तो सेकंड इक्वेशन भी ax plus by plus c equal to 0 ही होता है. लेकिन अगर मैं दोनों को सेम नामों से याद दिखाओ तो इट विल बी क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन, इजंट इट? तो इसीलिए हम लोग करते क्या है, a b c इनको हम लोग सफिक्स यूज करते हैं. इसमें a1 b1 c1 लिखेंगे, a2 b2 एंड c2 लिखेंगे. मतलब फर्स्ट इक्वेशन में a b c का वैल्यू और सेकंड इक्वेशन में a b c का वैल्यू. तो इनको हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन नामों से जानते हैं. तो और एक बात जानना है कि लीनियर क्यों बोलते हैं इनको. हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में मिलता है हम लोग को, तो इसको लीनियर क्यों बोलते हैं. एक्चुअली कोई भी इक्वेशन में जो डिग्री होता है वेरिएबल के ऊपर, जो पावर होता है डिग्री या एक्सपोनेंट जो होता है, वो हमेशा होल नंबर्स होना चाहिए. लेकिन लीनियर होने के लिए वो पावर हमेशा 1 होना चाहिए. मतलब इफ यू राइट x plus y plus 7 equals to 0, ये एक लीनियर इक्वेशन होगा बिकॉज़ x एंड y दोनों वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो है 1 है. ऑलराइट, अगर तुम इसी को लिखते हो x squared plus 2x plus 7 equal to 0, तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक बिकॉज़ यहाँ पे पावर है 2. अगर पावर एक ही रखते हो, जैसे कि मान लो x minus 5 equals to 3, ये बन जाता है लीनियर बिकॉज़ यहाँ पे पावर 1 होता है. तो ये है लीनियर. पेयर मतलब 2 और इक्वेशन बिकॉज़ यहाँ पे इक्वल टू समथिंग है या इक्वल टू 0 है मोस्टली. तो ये है बेसिक कांसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस. नेक्स्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. मतलब अगर एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस को तुम लोग ग्राफ में दिखाओगे, देन व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी गेट, ये हम लोग को सीखना है. सो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोग मेमोराइज कर सकते हो या उसको समझ भी सकते हो कि कोई भी लिनियर इक्वेशन को अगर ग्राफ में तुम लोग ड्रॉ करोगे तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलता है. हमेशा लिनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है. स्ट्रेट लाइन एंड एट द सेम टाइम अगर तुम क्वाड्रेटिक के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमेशा वो होता है पैराबोला. वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे. एंड अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए या क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो तुम लोगों को वेव मिलेगा. इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं. मान लो ये है एक्स एक्सिस
और ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ x, दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ y। अगर एक लीनियर इक्वेशन के लिए मैं स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखने में एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, कई तरफ से आ सकता है। लेकिन व्हेन वी ड्रॉ ए ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमेशा वो ग्राफ देखने में पैराबोला होगा, मतलब ऐसा होगा, यू शेप ग्राफ, या मान लो उल्टा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन ए कंडीशन, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। और वही अगर क्यूबिक के लिए तुम लोग ड्रॉ करोगे, मैं यहां दिखाता हूं क्यूबिक के लिए, अगर क्यूबिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वेव टाइप का होगा ऐसा, 1 2 3 पॉइंट में टच कर रहे हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जितना भी बार टच करेगा एक्स एक्सिस में उतना ही उसका 0 या डिग्री होता है, या मान लो सॉल्यूशन होता है। लीनियर है तो ये एक ही पॉइंट में टच करेगा एक्स एक्सिस में, देखो ये वाला लाइन जो है एक्स एक्सिस में सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। व्हेयरएज जब हम लोग पैराबोला ड्रॉ किया था, मान लो ये यू शेप कर्व जो हुआ था, तो एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट में टच किया था, इसीलिए इसका डिग्री 2 है, या क्वाड्रेटिक हम लोग बोलते हैं। व्हेयरएज जब हम लोग क्यूबिक पॉलीगॉन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया तो देखो एक्स एक्सिस में 1 2 3 टाइम्स टच किया था। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि कौन से टाइप ऑफ इक्वेशन में किस टाइप का ग्राफ मिलता है। तो सेकेंड पॉइंट भी कवर हो गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। थर्ड हम लोग सीखेंगे सोल्विंग। तो इस चैप्टर में बच्चों कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर पेयर में हो, उनको सोल्व करने का 2 तरीका है, एक्चुअली है 3 तरीका, पर सीबीएसई ने एक तरीका अभी के लिए रिमूव कर दिया है, कर्टेन कर दिया है सिलेबस से। तो the 2 methods which are now required is one substitution method and number 2 is elimination method। एंड जो टॉपिक हटा दिया गया है, जो मेथड हटा दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो अभी नीचे है। तो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? आई होप यू मस्ट वॉच फुटबॉल और एनी अदर स्पोर्ट्स, वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट? जो जब भी एक प्लेयर इंजरी होता है, या मान लो कोई अलग रीजन की वजह से भी एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग दूसरे प्लेयर घुसा देते हैं ग्राउंड में। तो सेम केस सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वेरिएबल के जगह में, उसके वैल्यू के जगह में हम लोग दूसरा वेरिएबल डाल देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। व्हेयरएज एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, निकाल देना, तो हम लोग एक मतलब दो वेरिएबल होता है x एंड y, m एंड n, a एंड b, उन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो पहले हम लोग सीखने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? जस्ट कंसीडर 2 इक्वेशंस, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, और एक है मान लो 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। तो इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन से हम लोग एक वेरिएबल को रख लेंगे, मान लो फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा मॉडिफाई तरीके से अगर एक वेरिएबल को रखते हैं, मान लो x को रख देते हैं, तो ये बन जाता है 7 - 2y, राइट? ये हो गया x का एज्यूम्ड वैल्यू, मतलब इन इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें से मैंने सिर्फ x को रखा, 2y को वहां लेके चला गया, तो बन गया 7 - 2y। इसी x के वैल्यू को अगर मैं यहां डाल देता हूं तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर यहां पे मैं x के जगह में इसको डाल दिया तो ये बन जाएगा 7 - 2y प्लस y इक्वल्स टू 5। अब अगर इसको सोल्व करता हूं, देखो वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है, इसका मतलब मुझे यहां से y का एक्चुअल जो आंसर है वो मिल जाएगा। एंड व्हेन यू गेट द आंसर ऑफ y, उसी आंसर को अगर फिर से तुम यहां डाल देते हो तो तुमको x का भी डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बारे में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। एंड द सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। इसमें करना क्या है, अगर 2 इक्वेशन दिया गया हो, जैसे कि मान लो यही 2 एग्जांपल को लेते हैं, तो इन 2 एग्जांपल्स में से हम लोग को डिसाइड करना होगा किस वेरिएबल को हम लोग को हटाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोज मानता हूं कि मुझे x हटाना है, आई वांट टू रिमूव x, आई वांट टू एलिमिनेट x। तो मुझे ये देखना होगा कि दोनों में सेम कोएफिशिएंट हो, मतलब जो नंबर होता है इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2। दोनों को सेम करने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। तो दोनों को सेम कैसे करें, हम लोग काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से ही क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे 2 था, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे भी 2x आ जाएगा, राइट? तो अभी के लिए इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। लेकिन मैं करने क्या वाला हूँ, मैं
न्यूमेरिकल वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं इक्वेशन 1 को। अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2x प्लस ये बन जाएगा 4y और ये बन जाएगा 14। अब देखो सेकंड इक्वेशन ये है, अब ये बन गया थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन में x और x तो सेम है, तो या तो मैं सेकंड से थर्ड में थर्ड से सेकंड सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू को हटा देता हूं। मैं दिखा देता हूं, मान लो मैं थर्ड से सेकंड माइनस कर रहा हूं, तो इसके नीचे सेकंड को लिख देता हूं प्लस y इक्वल्स टू 5। अब दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। याद रखना जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे में जो भी नंबर्स हो या इक्वेशन में जो भी टर्म्स हो उन सब का साइन चेंज होगा, बिकॉज़ मैं माइनस कर रहा हूं यहां पे। तो ये था पहले पॉजिटिव और बन गया नेगेटिव, इसलिए 2x और 2x कैंसिल किया। यहां कैंसिलेशन दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाने से भी होगा। यहां जो प्लस y था वो अभी बन गया माइनस, बिकॉज़ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ था तो माइनस बन गया। अब 4y प्लस 4y और माइनस y, देखो इसको माइनस y ही मानना होगा अभी। तो 4y और माइनस y कितना बनता है 3y, राइट। 4 से 1 माइनस और 3 रह गया। सिमिलरली ये प्लस 5 था लेकिन अब बन गया है माइनस, बिकॉज़ माइनस से इंटू हुआ था। तो 14 माइनस 5 कितना होता है बच्चों 9। अगर 3y का वैल्यू 9 होता है तो y का वैल्यू कितना होगा 3। तो y का एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। उसी एग्जैक्ट वैल्यू को अगर तुम यहां डाल देते हो, मतलब जो सेकंड इक्वेशन था या कहीं भी डाल दो, तो तुम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। मैं दिखाता हूं, y का वैल्यू 3 मिल गया, मान लो मैं इक्वेशन 1 में ही डाल देता हूं। तो x प्लस 2 into y था, y का वैल्यू 3 निकल गया, तो 2 into 3 हो गया इक्वल टू 7। अब मैं x को रख के इसको सोल्व करता हूं, 6 हो गया। एंड द लास्ट स्टेप x को रखता हूं, 6 गया उस तरफ, बन जाएगा नेगेटिव। 7 - 6 होता है 1। तो देखो इस तरीके से y का भी एग्जैक्ट वैल्यू x का भी एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन, बिकॉज़ यहां पे मैंने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया था, गायब कर दिया था। ओके, तो सोल्विंग पार्ट भी खत्म हो गया। हम लोग और भी डिस्कस करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे। और लास्ट पार्ट है अभी वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम से सबको डर लगता है, राइट। एंड क्लास 10 मैथ्स में दो ही चैप्टर है जहां पे वर्ड प्रॉब्लम होता है। वर्ड प्रॉब्लम तो बाकी में भी होता है, लेकिन आई मीन टू से इक्वेशन वाइज या अलजेब्रा का जो मेन दो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स आता है, और वर्ड प्रॉब्लम का जो सिनेरियो है, जो केस है, वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। जैसे कि मान लो इस चैप्टर में से तुम लोग को मिलेगा एज रिलेटेड क्वेश्चन। एज मतलब फादर एंड सन का एज है, मान लो मदर एंड डॉटर, मदर एंड सन का एज, या मान लो कोई भी दो पर्सन का एज का डिफरेंस दिया गया हो, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा एज में। उसमें क्या होता है, जो भी पर्सन का एज दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंट पर्सन का एज हम लोग को हमेशा लेना होगा। आई मीन टू से जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका एज मानना होगा। मान लो मेरा एज is twice than my son's age, so I am depending, my age is depending on my son's age, so I have to consider the value the age of son. So son का एज अगर x होता है तो मेरा एज हो जाएगा 2x. That's how we start the question. और लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल है तो हम लोग पहले ही x और y दोनों को ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं। तो सेम कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल के लिए यूज होगा। मैं सिंपली से दिखाता हूँ। देखो मेरा नाम B1 है, मैं B लेता हूं और मेरा सन का S ही लेता हूं। अभी मेरा एज हो गया x इयर्स, सन का एज हो गया y इयर्स। लेकिन मैंने बताया था कि मेरा एज मेरे सन से ट्वाइस है, 2 टाइम ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे x और y लिखता हूं, दोनों के बीच में इक्वल नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा बिकॉज मी एंड माय सन बोथ कैन बी ऑफ द सेम एज, राइट। माय एज इज ऑब्वियसली बिगर और हायर देन माय सन्स एज, इसलिए दोनों को इक्वल देने से पहले याद रखना तुम लोगों को बैलेंस करना होगा। हु इज बिगर इन दिस केस, माय एज इज बिगर देन माय सन्स एज। तो अगर माय एज इज ट्वाइस देन माय सन्स एज, टू मेक इट बैलेंस आई विल मल्टीप्लाई 2 विद माय सन्स एज, तब जाके दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी स्टार्ट ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन में हमेशा दो कंडीशन दिया होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि माय एज इज ट्वाइस देन माय सन्स एज, वो तो एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन के लिए और एक कोई दूसरा मतलब इक्वेशन या मान लो एक सिनेरियो दे देगा, जैसे कि मान लो आफ्टर 5 इयर्स माय एज विल बी ट्वाइस देन माय सन्स एज, इस टाइप का हम लोग को दे देगा। तो हमेशा प्रेजेंट एज मान के उससे प्लस या माइनस हमेशा करना, तब जाके एज रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से वो है नंबर रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर रिलेटेड क्वेश्चन मतलब डबल डिजिट नंबर। अभी देखो डबल डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, खत्म होता है 99 पे। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है जहां पे
2 डिजिट नंबर के बारे में मेंशन किया गया हो, उसमें भी x और y दोनों डिजिट को मान लेना, उसके बाद अकॉर्डिंगली सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करना है वो हम लोग बाद में सीखेंगे दूसरे वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उन इक्वेशंस को लेके। लेकिन मैं खाली तुम लोग को यहाँ बताना चाहता हूँ कि किस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आता है। तो नंबर एक हो गया ना, ए इज रिलेटेड, दूसरा हो गया नंबर, तीसरा आएगा फिक्स रेट एंड वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे कोई भी चीज का फिक्स रेट दिया होगा, दूसरा होगा वेरिएबल रेट, उसको लेके कैसे सोल्व करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। यू मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चन इन टेक्स्ट बुक और आल्सो यू विल फाइंड इन आरडी शर्मा। देन नंबर 4, इसमें आता है स्पीड का क्वेश्चन भी, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, उस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सीखने वाला चीज, मेन चीज जो सीखना होता है। ये तो आगे हो गया, अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसमें और क्या क्या चीज सीखना होता है। तो आओ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ ग्राफ्स, सॉल्यूशंस एंड इक्वेशंस, मतलब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, और उन इक्वेशंस को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, ये हम लोग सीखेंगे अभी। तो मान लो दो इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी हम लोग c1 और c2 यूज करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है, अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, रेशियो निकाल के कंपेयर करेंगे। नंबर 1, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, मतलब अगर दोनों इक्वेशंस का जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है a1 एंड a2, दोनों का रेशियो जो आएगा वो आंसर अगर b1 by b2 से नहीं मिलता है, इक्वल नहीं होता है, तब क्या बनता है, तब हम लोग को मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब उन दो इक्वेशंस के लिए एक ही आंसर मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, उसको हम लोग यूनिक बोलते हैं। एक ही सॉल्यूशन मिलता है, क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और उस केस में जो ग्राफ होगा, मतलब उन दो इक्वेशन के लिए जो ग्राफ होगा, उस किस तरह का ग्राफ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा हम लोग को वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो लाइंस होगा इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नंबर 2, एंड अगर मुझे इक्वेशन देखना है तो किस तरह का इक्वेशन हम लोग उन लोगों को बोलेंगे, हम लोग इनको बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे बच्चों दो इक्वेशन के लिए अगर फर्स्ट दो रेशियोज इक्वल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, यूनिक होता है। ग्राफ किस टाइप का मिलेगा हम लोग को, ग्राफ मिलेगा इंटरसेक्टिंग। और इक्वेशंस को हम लोग किस टाइप से बुलाएंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। नंबर 2, सेकंड केस, अगर फर्स्ट दो रेशियो मान लो इक्वल हो गया, a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल हो गया, लेकिन c1 by c2 के साथ इक्वल नहीं है, दोनों का वैल्यू जो है c1 by c2 के साथ इक्वल नहीं है, तो हम लोग को किस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन होता ही नहीं है। अगर फर्स्ट दो रेशियो इक्वल है लेकिन थर्ड से इक्वल नहीं है तो उन दो इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन होगा ही नहीं। एंड देन किस तरह का लाइन मिलेगा, हम लोग को मिलेगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो पैरेलल लाइंस होगा। मैं दिखाता हूं ड्रॉ करके, मान लो एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन भी ऐसे आ गया, दोनों लाइन पैरेलल होगा, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। एंड इन इक्वेशंस को तब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है या लाइन पैरेलल होता है, उन इक्वेशंस को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। याद रखना, इक्वेशंस को बोलते हैं, ग्राफ को नहीं। जो इक्वेशन से हम लोग को ये रेशियो मिला, अगर फर्स्ट दो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, देन हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, और सॉल्यूशन नहीं मिलता है इसलिए हम लोग इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। एंड द थर्ड केस, अगर मान लो तीनों ही रेशियो इक्वल हो गया, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 भी इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गया, तो हम लोगों को किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो
तीनों रेशियो अगर इक्वल है, इसका मतलब ग्राफ जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, ऐसा कोइंसिडेंस हम लोग बोलते हैं। और इसका मतलब हर ईच पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे दोनों ही ग्राफ टच कर रहा है। इसका मतलब हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू विल गेट? यस, यू विल गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो पहले केस में यूनिक था, मतलब एक ही सॉल्यूशन था। सेकंड केस में सॉल्यूशन ही नहीं था, लेकिन इसमें हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। एंड लाइंस को हम लोग किस तरह का लाइंस बोलेंगे, मतलब जो ग्राफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और कभी-कभी हम लोग इसको ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग लाइंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। एंड तब इन दो इक्वेशंस को, जहां से ये आंसर से रेशियोस मिला है, उन इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इनको बोलते हैं डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, डिपेंडेंट। एंड डिपेंडेंट होके इनको कंसिस्टेंटली बोलते हैं, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये होता है सिर्फ कंसिस्टेंट, ये होता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। लेकिन एग्जाम में सिर्फ कंसिस्टेंट लिखने से भी चलेगा, नो इश्यूज। लेकिन याद रखना स्पेसिफिकली इनको हम लोग डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं, बिकॉज़ ये ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर जा रहा है। ये जाएगा इस तरफ, ये भी जाएगा उस तरफ, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, नेचर ऑफ ग्राफ बोल सकते हो। ये चार्ट तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, और ये बुक में ऑलरेडी है भी, तुम लोग आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये समझने से बेहतर है, बिकॉज़ एमसीक्यू क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसके ऊपर आता है। मोस्टली एमसीक्यूज में ध्यान रखना, ये नॉलेज जानना जरूरी है। एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या आता है, मान लो दे देगा कोई भी दो इक्वेशन, जैसे कि मान लो 2x - 7y + 5 = 0 एंड देन -3x + 2y - 8 = 0। बोल देगा कि इन दो इक्वेशन में यहाँ पे एक k है, मान लो, ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल आएगा k, कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। तो बोलेगा कि इन दो इक्वेशंस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, या मान लो इन दो इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ केस दे देगा। कोई भी केस में हम लोग को ये अननोन वेरिएबल k का वैल्यू निकालना हो, ये आता है 2 मार्क्स के लिए। तो इसलिए ये चार्ट जानना जरूरी है कि कब हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मिलता है, या एक सॉल्यूशन होगा या इनफैक्टली मेनी होगा, और कब हम लोग को ग्राफ इंटरसेक्टिंग मिलेगा या पैरेलल मिलेगा या इन कंसिस्टेंट, या हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको, वो मिलेगा। या मान लो किस तरह का इक्वेशन मिल सकता है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। इन सब नॉलेज को हम लोग इसी एक टेबल या चार्ट से हम लोग जान सकते हैं। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और मेनली इस चैप्टर से यही कुछ चीजें सीखना है। एक तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन है किस टाइप से हम लोग को सोल्व करना होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन, एंड लास्ट में होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। और अभी हर सेक्शन के लिए मैं इसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन मेनली इस आज के ये वीडियो में मैंने वन शॉट इसलिए बनाया कि पूरा चैप्टर में एक ही वीडियो में तुम लोगों को समझा पाऊं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, डोंट माइंड फॉर दैट। आई एम श्योर तुम लोग को इस वीडियो देखने के बाद दूसरा कुछ चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो समझ में आया सच में, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।